नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना। आज आपके लिए एक नया टॉपिक मूल अधिकार लेके आया हूं। तो आज का अपना टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं है आप जिसकी तैयारी कर रहे हो केवल उसी में, बल्कि ग्रुप डी, पटवारी, रेलवे, पुलिस, रेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, आईएएस, प्रत्येक एग्जाम में आपको यह टॉपिक मिल जाएगा। और प्रत्येक एग्जाम में 1, 2, 3, 4 प्रश्नों तक, पिछले सेकंड ग्रेड में से 3 प्रश्न आए थे, तो कम से कम 1-2 प्रश्न तो अवश्य आते हैं। और बहुत ही मजे लायक टॉपिक है, आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो ध्यान देकर पढ़ना है। और कोशिश रहेगी कि पढ़ाई हुए में से एग्जाम में आप पूर्ण निसंकोच भाव से सही आंसर देके आओगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। तो सबसे पहले हम जानते हैं अधिकार क्या है। अधिकार क्या है, इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अंतर्निहित क्षमता होती है, और उन क्षमताओं को विकास करने के लिए, उन क्षमताओं का विकास करने के लिए कुछ आवश्यक परिस्थिति होती है। कुछ आवश्यक परिस्थिति होती है, उन्हीं परिस्थितियों का नाम क्या है? अधिकार है। जैसे मान लीजिए एक चित्रकार आता है आपके सामने और वो कहता है कि मैं आपका हूबहू चित्र बना सकता हूं। एक तरफ मेरा चित्र होगा, दूसरी तरफ आप खड़े हो जाओ, आप पहचान नहीं पाओगे या सामने वाला पहचान नहीं पाएगा कि हकीकत कौन सा है और चित्र कौन सा है। आप दोनों उसके हाथ पैर बांध दोगे और डाल दोगे कि अब बना के दिखा चित्र, क्या वो बना पाएगा चित्र? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। उसकी आवश्यक परिस्थितियां आपने खो दी, उसकी आवश्यक परिस्थितियां आपने खो दी, इसलिए वो चित्र नहीं बना पाएगा। तो उसकी सबसे पहली मांग होगी कि मेरे हाथ पैर खोलो। दूसरी मांग होगी, मुझे रंग पेंट उपलब्ध कराओ, एक सीट उपलब्ध कराओ ताकि मैं चित्र बना सकूं। तो वो रंग पेंट, हाथ पैर खोलना, वो उसके लिए क्या थी? आवश्यक परिस्थितियां थी। उन्हीं परिस्थितियां, वही परिस्थितियां उसके लिए क्या थी? अधिकार थी। और वो अगर अधिकार मिल गया तो वो अपने व्यक्तित्व यानी चित्रकारी का खुलकर प्रदर्शन कर सकता है। तो ध्यान रखना, हम कह सकते हैं व्यक्तित्व विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का नाम ही क्या है? परिस्थितियों को ही अधिकार कहा जाता है, को ही अधिकार कहा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु जो आवश्यक परिस्थितियां होती है, उन्हीं परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? अधिकार कहा जाता है। अब देखिए, आगे बात करते हैं हम दूसरी मूल अधिकारों की। अगली बात करते हैं हम मूल अधिकारों की। मूल अधिकारों की बात करें तो दोस्तों, अधिकार और मूल अधिकार दोनों अलग अलग है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को राज्य द्वारा संविधान में उल्लेखित किया जाता है। संविधान में उल्लेखित किया जाता है।
तथा उनकी रक्षा की गारंटी दी जाती है, रक्षा की गारंटी दी जाती है, तब उन्हें मूल अधिकार कहते हैं, तब उन्हें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है उनका नाम तो क्या है, अधिकार। अब देखिए अधिकार तो काफी है, जैसे मानवाधिकार के उदाहरण है, वो एक व्यापक उदाहरण है। जीवन को सुविधाजनक बनाने वाली प्रत्येक चीज अधिकारों में शामिल है, जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध पर्यावरण है, गरिमा के साथ जीवन का अधिकार है, जीवन के का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार है, साफ सड़क का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये व्यापक अवधारणा है, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक राज्य प्रत्येक व्यक्ति को ये सारे अधिकार नहीं दे सकता। वो अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ मूलभूत अधिकार दे सकता है। तो जब राज्य के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को संविधान में स्थान दे दिया जाता है, संविधान में उल्लेखित कर दिया जाता है और उनकी रक्षा की गारंटी दी जाती है, तभी उन्हें हम क्या कहेंगे, मूल अधिकार कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, मूल अधिकार कहलाने के लिए क्या जरूरी है, एक तो संविधान में उल्लेख होना चाहिए। मूल अधिकारों के लिए दो शर्त क्या है, एक तो संविधान में क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए, और दूसरी राज्य के द्वारा उनकी रक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए, तभी हम अधिकारों को क्या कहेंगे, मूल अधिकार कहेंगे। तभी हम अधिकारों को क्या कहेंगे, मूल अधिकार कहेंगे। अब जैसे मैंने टॉपिक का नाम ही क्या लिखा था, मूल अधिकार। टॉपिक का नाम क्या लिखा था, मूल अधिकार लिखा था मैंने टॉपिक का नाम। ठीक है, इसका मतलब भारत के संविधान में इनका उल्लेख है, इसीलिए मैंने इनको क्या लिखा, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार नाम लिखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका उल्लेख कहां पर, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 30 व 32 से 35 तक किया गया है। इनका उल्लेख देखो, अनुच्छेद 12 से लेकर 30 और 32 से 35 तक इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट आप चाहो तो दोस्तों डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 12 से 35, क्योंकि कई एग्जामों में 12 से 35 ही ऑप्शन में होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 31 में स्वतंत्रता का अधिकार था, हटा दिया गया, इसलिए हम कह सकते हैं 12 से 30 और 32 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 30, 32 से 35 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी बात करें हम, तो इन्हें कहां से, अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया। अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है, यह भी आप ध्यान में रखना, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। ठीक है, दूसरी बात करें आगे, तो इन्हें संविधान में परामर्श समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया, की सिफारिश पर शामिल किया गया। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, एक बार मैं परामर्श समिति बता देता हूं, इनके इतिहास के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे
वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी 5 उप समितियां थी, 5 उप समिति थी। ठीक है, इन 5 में से मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान रखना, एक बार मैं बता देता हूं। देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 12 से 30 और 32 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन्हें कहां से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। फिर उसके बाद आपको याद रखना कि संविधान में मूल अधिकार है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए? तो दोस्तों, आप सभी को पता है भारत का संविधान का निर्माण था जो संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा ने संविधान लिखने के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समितियां बनाई। टोटल 8 बड़ी समिति थी और 15 छोटी समितियां थी और कुछ अदर समितियां थी। ठीक है, तो मूल अधिकारों के लिए स्पेशल कौन सी समिति बनाई गई थी? परामर्श समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो इस परामर्श समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, परामर्श समिति अगर आपसे पूछ ले तो इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसकी 5 उप समितियां थी, उसमें मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो आपको इतना डिटेल से नहीं पूछेगा क्योंकि संविधान सभा आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपसे पूछ ले मूल अधिकार कौन सी समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए? तो ध्यान रखना दोस्तों, परामर्श समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए। लेकिन एक चीज नोट लगाकर याद रखने ला, भारत में सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की सिफारिश, अधिकारों की सिफारिश नेहरू समिति, नेहरू समिति 1928 में गठित की गई थी, समिति द्वारा की गई, समिति द्वारा की गई। और इसके ध्यान रखना अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत में देखो 1928 में संविधान का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, नेहरू समिति। उसके द्वारा औपनिवेशिक राज्य सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ नागरिकों के मूल अधिकारों की सिफारिश भी की गई थी। हालांकि इसकी सिफारिशों को सभी दलों के द्वारा नकार दिया गया था। उसके बाद जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो परामर्श समिति गठित की गई मूल अधिकारों के लिए, और उसकी एक उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और मूलतः परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल किए गए जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। अब दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा व अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अधिकारों का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये देखो आप,
ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 3 था। मैं फैक्टों की सामान्य चर्चा की बात कर रहा हूं दोस्तों। मूल अधिकार व्यापक रूप से डिटेल से समझकर और पढ़ेंगे। एक बार आप केवल फैक्ट जो एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे और उनको ध्यान से समझना ताकि याद हो जाए, ठीक है। अब देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा और अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, मेग्ना कार्टा वास्तव में था क्या? मेग्ना कार्टा, ठीक है, कहां से रिलेटेड है? ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के राजा जेम्स ने 1215 में इस प्रस्ताव द्वारा सामंतों के लिखित अधिकारों की घोषणा की। लिखित अधिकारों की घोषणा की, ठीक है। मेग्ना कार्टा यानी दुनिया में पहली बार अगर लिखित अधिकार तो देखो, जैसे मानव सृष्टि उत्पन्न हुई उसके साथ अधिकार भी अस्तित्व में आते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी अवधारणा के रूप में हम 19वीं सदी में ज्यादा चर्चा करते हैं इनकी, लेकिन अगर विश्व में पहली बार अगर लिखित अधिकार प्रदान किए गए तो वो मेग्ना कार्टा प्रस्ताव के माध्यम से प्रदान किए गए थे। और ये मेग्ना कार्टा प्रस्ताव था ब्रिटेन के राजा जेम्स ने 1215 में सामंतों के लिखित अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो इस मेग्ना कार्टा का संबंध मूल अधिकारों से है। भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध मूल अधिकारों से है, इसलिए संविधान के भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। इसी प्रकार अधिकारों का घोषणा पत्र 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करें तो वहां पर अधिकारों के घोषणा पत्र के नाम से नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। इस वजह से भारतीय संविधान के भाग 3 में भी लिखित में मूल अधिकारों का उल्लेख है, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है संविधान के कौन से भाग को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा या अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए संविधान का भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा और अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का संबंध भी मूल अधिकारों से है। वैश्विक स्तर पर भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध भी मूल अधिकारों से है, इसलिए इसको भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा और अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं, मूल संविधान की बात करें। मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था, ठीक है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, ध्यान रखना ये, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय नागरिकों के पास 7 मूल अधिकार थे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, 44वां संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर मूल संविधान में टोटल जो अधिकार थे
7 अधिकार थे। 44वां संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं, संविधान में अब आप पढ़ोगे कि भाई एक को हटा दिया गया तो 6 अधिकार है, ये नहीं है। संविधान में काफी अधिकार है। देखो, वोट देने का अधिकार भी अपने आप में एक अधिकार है, ठीक है, काम पाने का अधिकार भी अपने आप में एक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भी है, एक अधिकार है, लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है। हम मूल अधिकार किसे कहेंगे? जिसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है, जिसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है उसे हम क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। बाकी जो अधिकार बच गए उन्हें हम क्या कहेंगे? संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहेंगे, हम मूल अधिकार नहीं कहेंगे। मूल अधिकार कहलाने के लिए जरूरी है कि उसका उल्लेख भाग 3 में होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात करें संपत्ति के अधिकार की। संपत्ति का अधिकार की प्रकृति, ठीक है, संपत्ति के अधिकार की प्रकृति की बात करें तो अब मूल अधिकार नहीं है, अब मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, बल्कि ये क्या है? भाग 12 में, भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत ये क्या है दोस्तों? संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार आप बोल सकते हो या फिर आप विधिक अधिकार बोल सकते हो। विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार आप बोल सकते हो या फिर कानूनी अधिकार बोल सकते हो, कानूनी अधिकार बोल सकते हो। कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार। अब देखो दोस्तों, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है? देखो, अगर मूल अधिकारों में संसद संशोधन करेगी तो वो अनुच्छेद 368 के तहत ही कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत ही ऐसा कर सकती है। सामान्य परिस्थिति में संसद या साधारण कानून के माध्यम से परिवर्तित नहीं कर सकती। लेकिन अगर संवैधानिक विधिक या कानूनी अधिकार है, इसका मतलब संसद साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इसमें संशोधन कर सकती है और आप अनुच्छेद 32 के तहत इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि कानूनी अधिकार है। संसद इसमें साधारण कानूनों के माध्यम से फेरबदल कर सकती है और हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार की प्रकृति है, ध्यान रखना, अब भाग 3 में नहीं है, 44वें संशोधन द्वारा यह हटा दिया गया है, तो यह मूल अधिकार नहीं है, बल्कि भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत यह क्या है? संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। और दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना, 44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978, ठीक है, जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया, जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। दूसरी बात करें, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पिछली रीट एग्जाम में ये प्रश्न आया भी था दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार था वो कौन सी पार्टी की सरकार के द्वारा हटाया गया, तो जनता पार्टी। आपसे पूछ ले संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। आपसे पूछ ले कि संपत्ति का अधिकार जब हटाया गया तो राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। आपसे पूछ ले संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया, तो दोस्तों 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। तो ये याद रखना, एक चीज दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं,
ठीक है, कि मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा कौन से अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से यानी भाग 3 से हटा दिया गया और कौन से भाग में स्थापित कर दिया गया, भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया गया, इसे संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपसे पूछ ले संपत्ति के अधिकार की प्रकृति है, तो दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, क्या नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब भाग 3 में नहीं है ये, अब भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में है ये, और ये अनुच्छेद 300 क है, ये भी कौन से संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया। अब लास्ट में आप ध्यान रखना 44वां संशोधन के माध्यम से कौन सी पार्टी की सरकार के द्वारा हटाया गया, तो दोस्तों जनता पार्टी। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और ध्यान रखना दोस्तों, यह जनता पार्टी थी पहली गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी केंद्र में। ध्यान रखना दोस्तों, जो 1977 में बनी, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे ये भी चीज ध्यान रखना। यानी 1977 से पहले भारत में जितनी भी सरकार बनी केंद्र में, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1977 में कांग्रेस से पृथक होकर छोटे छोटे दल मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी, जिन्होंने 1977 में केंद्र में सरकार बनाई। उसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उस सरकार का नाम था जनता पार्टी सरकार। ये भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं। वर्तमान में नागरिकों हेतु 6 मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। अब इन 6 को मोटे रूप से याद रखना, फिर इनकी व्याख्या हम डिटेल से करेंगे। देखो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और छठा जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं, और ये 6 मूल अधिकार आप एक बार मोटे रूप से याद रखना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही प्रश्न आ जाता है, एक तरफ अधिकार और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद और मिलान करने के लिए कहा जाता है। तो एक बार आप मोटे रूप से याद रखना, उसके बाद हम प्रत्येक अधिकार को डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे फिर अन्य अधिकार हो, प्रत्येक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आप मोटे रूप से इसी रूप से आपको याद रखना है। तो दोस्तों मूल अधिकारों के सामान्य परिचय के बारे में हमने जो जो पढ़ा है, एक बार मैं फिर से 2 मिनट में दोहरा देता हूं। देखो सबसे पहले हमने जाना कि अधिकार क्या है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु जो आवश्यक परिस्थिति होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, अधिकार।
अब आपसे पूछ ले कि अधिकार और मूल अधिकार में अंतर है क्या? जी हां है। अधिकार एक व्यापक अवधारणा है, सभी अधिकार इसमें समाहित हो जाते हैं। तो फिर आपसे पूछे मूल अधिकार कहलाने के लिए क्या जरूरी है? तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जब संविधान में स्थान दिया जाता है, उनकी रक्षा की गारंटी दी जाती है, तब उन्हें क्या कहते हैं? मूल अधिकार। ठीक है, तो भारत के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30, 32 से 35 तक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इनकी रक्षा की गारंटी दी गई है, इसलिए भाग 3 मूल अधिकारों से रिलेटेड है। ठीक है, अधिकार कहां से ग्रहण किए? अमेरिका के संविधान से। कौन सी समिति की सिफारिश पर? परामर्श समिति की सिफारिश पर। परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, और मूल अधिकारों से जुड़ी हुई उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। हालांकि नेहरू समिति के द्वारा सबसे पहले मूल अधिकारों की सिफारिश की गई। फिर उसके बाद आपसे पूछे मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो 7। कौन सा अधिकार हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार। कौन से संशोधन? 44वें संशोधन। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा हटाया गया। और दोस्तों ध्यान रखना, अब पूछ ले कि भाग 3 से हटाया गया तो कहां स्थापित किया गया? तो दोस्तों कहां स्थापित किया गया? भाग 12 में। कौन से भाग में स्थापित किया गया? भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत इसे क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो दोस्तों अब कितने अधिकार शेष बच गए? दोस्तों अब 6 अधिकार शेष बच गए। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29 व 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32। तो दोस्तों ये तो था मूल अधिकारों का सामान्य परिचय। इसी परिचय के बेस पर हम मूल अधिकारों को व्यापक स्तर पर पढ़ेंगे अगली क्लासों में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।